जो है आपके, इनमें अलग अलग बताया था। अवयव जो है आपके, अवयव के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। और निपात की संख्या कितनी है हमारी? 9। अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों को किसी भी, अब थोड़ी देर शांत रहना, ठीक है। जिन शब्दों को लिंग, वचन, कारक के या पुरुष के अनुसार हम क्या नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उन शब्दों में, तो वो शब्द कैसे कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अवयव आते हैं और क्या आते हैं? निपात आते हैं। अवयव हमारे ऐसे शब्द होते हैं, जैसे हमने संज्ञा पढ़ लिया, संज्ञा पहचानना सीख गए। सर्वनाम हम जानते हैं कि कितने होते हैं, 11 सर्वनाम है हमारे। इसके बाद सर्वनाम के बाद क्या? क्रिया जान गए, जो भी काम करते हैं वो क्रियाएं होती हैं। और विशेषण क्या जान गए? किसी ना किसी के बारे में जो विशेषता बताई जा रही। इन शब्दों को छोड़कर किसी भी वाक्य में जो अन्य शब्द लगा होगा और उसका कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे हम, वैसे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। जैसे लिखते हैं हम परंतु, लेकिन, ऐसे शब्द लिखे रहते हैं वाक्य में कि नहीं लिखे रहते? तो ये शब्द हमारे क्या, इनको हम क्या चेंज कर सकते हैं कि अगर हम स्त्रीलिंग का कोई वाक्य बना रहे हैं तो परंतु का परंती नहीं कर देंगे, रहेगा वही कि नहीं रहेगा? लेकिन की जगह भी क्या रहेगा? लेकिन ही रहेगा। वाक्य बहुवचन का हो या एक वचन का हो या स्त्रीलिंग का हो या पुल्लिंग का हो। तो जिन शब्दों में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन ना हो, उसको ज्यों का त्यों उठाकर रख दिया जाए, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को लिखना है। सबसे पहले आप टॉपिक का नाम डाल लीजिए अवयव। लिख गया? अरे हेडिंग बस डालनी थी भाई। अवयव इसके शब्द से ही स्पष्ट होता है कि अवयव मतलब, अगर इसको अगर हम शाब्दिक अर्थ इसका निकालेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? जिसका कोई व्यय ना हो। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च। जिस शब्द का हम क्या ना कर सके, ना तो उसको किसी प्रकार से परिवर्तन कर सके, किसी भी प्रकार से खर्च ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है? अवयव कहलाता है। इस आधार पर अवयव क्या है? एक अविकारी शब्द है जिसका कोई व्यय नहीं होता, वो हमारा अवयव कहलाता है। वो ज्यों का त्यों हर वाक्य में जैसा का है वैसा ही रखा मिलता है। ठीक है, तो लिख लीजिए सबसे पहले अवयव का शाब्दिक अर्थ। अवयव का शाब्दिक अर्थ, फिर डैश करके आगे लिखो, जिसका व्यय ना किया जा सके। जिसका व्यय ना किया जा सके। अब इसमें लिखिए नीचे से, नेक्स्ट लाइन से, अवयव वे शब्द कहलाते हैं हाँ, अव्यय, अव्यय वे शब्द कहलाते हैं, ये ऊपर लिखा तो हुआ है। अव्यय वे शब्द कहलाते हैं जिनका लिंग, वचन, लिंग कॉमा वचन, लिंग कॉमा वचन कॉमा पुरुष कॉमा काल, काल, काल मतलब समझ रहे हो, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, ऐसे काल, कॉमा कारक, कारक आदि के आधार पर, आदि के आधार पर कोई परिवर्तन
आदि के आधार पर कोई परिवर्तन ना किया जा सके अवयव कहलाते हैं। देखिए, इन शब्दों का इन शब्दों का रूपांतरण ना होने के कारण, रूपांतरण लिख लो या परिवर्तन लिख लो, इन शब्दों का रूपांतरण ना होने के कारण इन्हें अविकारी शब्द, इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, वही बात जो मैंने भी बोली थी कि क्या होते हैं आपके, इनको किसी भी आधार पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, किसी भी आधार पर क्या नहीं कर सकते हैं, हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। और इसी वजह से इन शब्दों का रूपांतरण ना होने के कारण, मतलब इनके रूप में परिवर्तन ना होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, अब नीचे से पॉइंट लिखिए, अवयव के 4 भेद होते हैं। अवयव के 4 भेद होते हैं। क्रम से ऐसे लिखते हैं, नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। हमने अवयव को 4 भागों में बांटा। ठीक है, 4 भेद इसके क्या क्या हो गए आपके, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपका विस्मयाद बोधक। अब हमें इन्हीं पार्टों को पढ़ना है एक एक करके सबके बारे में, और फिर उसमें से आपका जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि ये शब्द आपका किसका है, क्रिया विशेषण कहलाएगा कि स्थानवाचक कहलाएगा, कि आपका स्थानवाचक इसके अंतर्गत आएगा, संबंध बोधक कहलाएगा कि समुच्चय कहलाएगा कि विस्मयादिक कहलाएगा। जैसे हमने क्रिया के भेद पढ़े थे, विशेषण के पढ़े थे, ऐसे ही हमें किसके पढ़ने हैं, अवयव के पढ़ने। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए बीचों बीच, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ऐसे टेबल बना लीजिए।
ठीक है। पहले क्रिया विशेषण के बारे में लिख लेते हैं क्या है। देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, विकारी शब्दों में क्रिया पढ़ी थी ना, विशेषण पढ़ा था, तो उसी का ही जोड़ बनाया गया है क्रिया और विशेषण, मतलब कि क्रिया की विशेषता बताने वाले उस शब्द से अगर अर्थ निकालें तो पॉइंट में लिख लीजिए ऐसे अव्यव शब्द, उसी के नीचे से नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ऐसे अव्यव शब्द जो वाक्य में, ऐसे अव्यव शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर ऐसे अव्यव शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया कॉमा विशेषण, क्रिया कॉमा विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की, या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हो गया। क्या लिखी है हमने परिभाषा कि ऐसे अवयव शब्द जो किसी वाक्य में लगते हैं और लगकर क्या करते हैं, क्रिया या विशेषण या आपके क्रिया विशेषण की विशेषता को प्रकट करें, वो क्रिया विशेषण अवयव कहलाते हैं। जैसे वाक्य हम लिखें एक, हवा धीरे धीरे चलती है या चल रही है, कह सकते हो, दोनों ठीक है। अब मुझे इसमें ये बताओ, इसमें कर्ता क्या है, हवा कह सकते हो या इसको संज्ञा शब्द भी कह सकते हो। इसके बाद इसमें क्रिया क्या है, चलना क्या है, एक क्रिया है। अब ये शब्द जो बीचों बीच लिखा हुआ है क्या लिखा है, धीरे धीरे, तो ये आपका क्या है, एक अव्यव शब्द है। अव्यव शब्द मैंने क्या बताया है कि उनको किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो अब इस धीरे धीरे शब्द को हम किसी भी जगह लिख सकते हैं, या अगर हम वाक्य दूसरा बनाएं, वह लड़की सॉरी अच्छा ये मत, अब बताओ दोनों वाक्यों में आपका किस चीज में परिवर्तन किया गया है, क्रिया में परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है, परिवर्तन हुआ किस आधार पर हुआ है, लिंग के आधार पर परिवर्तन हुआ है। आपके इसमें संज्ञा में भी परिवर्तन है, कर्ता शब्द में परिवर्तन है, यहाँ संज्ञा है, यहाँ पर ये कैसा शब्द है आपका, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, हाँ पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाया था। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद थे, तीन, तो वह किसके अंतर्गत आएगा, अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में आएगा। तो अब ये क्या है, ये मान लीजिए कोई सर्वनाम शब्द है, इसमें चलता है, ये क्या है, एक क्रिया है। ऊपर वाले वाक्य में हवा क्या है, एक संज्ञा है, और चलती है ये क्या है, एक क्रिया है। तो अब ये बताओ इस कर्ता में परिवर्तन हुआ दोनों वाक्यों में, इधर इस क्रिया में भी परिवर्तन हुआ। इसके बाद किस चीज में परिवर्तन नहीं हुआ है, किस शब्द में, धीरे धीरे जो शब्द ये शब्द लिखा हुआ है वही सेम ज्यों का त्यों कहाँ लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, जबकि वाक्य तो दोनों अलग है। तो ये अव्यव शब्द क्या होते हैं, किसी भी वाक्य में कहीं पर भी लगे हो वो ज्यों का त्यों ही रखे रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हम पहचानना सीखे क्या है, ये एक अव्यव शब्द है।
अब इस अव्यय में अगर पूछ लेगा कि ये धीरे धीरे शब्द जो है आपका ये अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है, तब हम क्या बताएंगे, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की क्या परिभाषा है कि किसी भी क्रिया की विशेषता बताएगा अव्यय शब्द, या तो किसी विशेषण की विशेषता बताएगा। अब इसमें लिखा है पहले वाले वाक्य में देखो, हवा धीरे धीरे चलती है, तो अब धीरे धीरे क्या चल रही, हवा, तो हवा के बारे में बताया जा रहा है और चलने के बारे में बताया जा रहा है, कैसे चल रही है। अगर हम तेज लिख देते, हवा तेज चल रही है, तो ये चलना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की ही विशेषता बता रहा है ये धीरे धीरे शब्द या तेज शब्द। जैसे यहाँ पर हम धीरे धीरे लिखा है, हवा चल रही है, कैसे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, तो चलना हमारी क्या है, क्रिया है। और क्रिया विशेषण में मैंने बताया कि जो शब्द क्या बताएं, क्रिया की विशेषता बताएं या विशेषण की विशेषता। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे शब्द किसके बारे में कह रहा है, क्रिया के बारे में, ना कि हवा के बारे में। हवा तो है, वो तेज भी चल सकती है, धीरे भी। आप चल रहे हो, चलना क्या है, क्रिया है। अब चलने का तरीका आपका जो होगा वो पता चलेगा, आप तेज चल रहे हो, धीरे चल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो ये सब चलने की स्टाइल ही है ना, है कि नहीं है। तो ये चलने के बारे में ही बताया जा रहा है ना। तो मतलब मेरा कहने का ये चलना क्या है, क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है आपका, कौन सा शब्द, धीरे धीरे शब्द जो है एक क्रिया विशेषण अव्यय है। और अव्यय की परिभाषा होती है कि आपका क्रिया विशेषण की परिभाषा है किसी भी क्रिया की विशेषता बता रहे। यहाँ पर अगर मैं इस हवा शब्द को काट दूं तो भी वाक्य ठीक है कि नहीं है, धीरे धीरे चल रही, मतलब कोई ना कोई चल रहा है, तो कैसे चल रहा है, उसकी चाल बताई जा रही है। जैसे अब मैथ पढ़ते हो, स्पीड देखी जाती है ना, किस स्पीड से चल रही है, उसकी चाल देखी जाती है, तो चाल इसकी कैसी है, धीरे धीरे। तो इसके बारे में ही बताया जा रहा है ना कि ये धीरे धीरे चल रही है, कि तेज चल रही है, कि भाग रही है, ना कि हवा के बारे में, ठीक है। तो क्रिया के बारे में जो बताया जाएगा तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे ही दूसरा वाक्य लिखा है, वह लड़का धीरे धीरे चलता है, तो अब इसमें भी चलना क्या है, क्रिया है, और चलने की विशेषता बता रहा है, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा एक क्रिया विशेषण है। अच्छा, एक वाक्य और लिखते हैं, ये भी वाक्य सुना होगा, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। अब इसमें बताओ क्या क्या है, संज्ञा क्या है, क्रिया क्या है, ये सब बताना है। पुस्तक क्या है आपकी, संज्ञा है, और बिकना क्या है, क्रिया हो गई। बिक रही है, कैसे बिक रही है, मतलब इसको कह सकते हो स्पीड में बिक रही है, बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, अगर हम अपने शब्दों में इस शब्द का अर्थ निकालें तो, ठीक है। तो अब ये बिकने की तरीका बता रहा है ना, कि किस प्रकार से बिक रही है। आपसे जैसे ने पूछा किताबें बिक रही हैं, तो आप पूछोगे ना कैसे बिक रही है, कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या आप कोई टिकट बेचते हो तो होता है टिकट कैसे बिक रहा है, तो बताते हैं ना कि भाई बहुत स्पीड में बिक रहा है, सब लोग खरीद रहे हैं, ऐसा वाला होता है। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, बेचने का तरीका बताया जा रहा है, कि धीरे धीरे बिक रही है कि तेज बिक रही है, ऐसा वाला। तो ये जो आपका ये शब्द लगा है, किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये शब्द भी हमारा क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा, ठीक है, समझ में आया। मतलब कि जो भी आपके शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे या विशेषण की विशेषता बताएंगे, वो सारे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे, ठीक है। उस आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय को 3 पार्ट में बांटा गया है। अब सबसे पहले हम उन पार्ट को जो डिवाइड किए हैं, उन पार्ट में पहला पार्ट पढ़ेंगे आपका अर्थ के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले अब डाल लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये वाक्य लिख लीजिए दोनों। आप पहली हेडिंग डाल लीजिए स्थानवाचक। देखिए सब बच्चे, सारे शाम वाले बच्चे इसी में कन्वर्ट हो गए हैं क्या पूरे,
कुछ लोग शाम को आ जाया करो, देखो पीछे बैठने नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले स्थानवाचक क्रिया विशेषण, हाँ जमहाई भी है आपका, नींद सोना सब इसी में आएगा। सबसे पहले क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। लिखो ऐसे अवयव शब्द जिनसे जिनसे स्थान स्थान एवं दिशा का बोध हो। स्थान, ऐसे अवयव शब्द जिनसे स्थान कॉमा दिशा डायरेक्शन कॉमा दिशा का बोध हो। बोध मतलब क्या होता है, बोध होना, जानकारी होना, ज्ञान होना है, ऐसा ही उसी का शाब्दिक अर्थ बोध हो। उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। के दो भेद हैं, इसके दो भेद हैं। नंबर एक स्थितिवाचक, नंबर दो दिशावाचक। स्थितिवाचक के आगे डैश कर दो और नीचे लिखो दिशावाचक। कुछ शब्द लिखने हैं उसमें तो उनको वैसे ही लिख देना। पहले नंबर डालो स्थितिवाचक और नीचे वाली लाइन से लिखो दिशावाचक। अब स्थितिवाचक जहां लिखा है वहां पर कुछ शब्द लिख लीजिए कि स्थितिवाचक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। स्थितिवाचक मतलब स्थानवाचक, ठीक है। तो जैसे लिखेंगे इसमें यहाँ, वहां, आगे, पीछे, सर्वत्र, अन्यत्र, ऊपर, नीचे, सामने, ऐसे शब्द अगर मिलते हैं तो वो किसमें आएंगे, स्थानवाचक में, और स्थानवाचक के किसमें, स्थितिवाचक। दिशावाचक, इसमें लिखो दाएं, बाएं, चारों ओर, इधर, उधर, आर पार, दूर, क्या है आपके स्थानवाचक। स्थान मतलब है आपका किसी ना किसी जगह का बोध ये कराएंगे, इधर है, उधर है। तो ये शब्द हमारे जिस भी वाक्य में लगे होंगे वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। अब इसमें पूछेगा जैसे यहाँ, वहां, आगे, पीछे, ये किसका बोध करा रहा है, स्थिति का बोध करा रहा है। और अगर लिखा है दाएं, बाएं, तो दिशा ऐसे बताई जाती है ना, दाएं जाना है, बाएं मुड़ना है, पीछे आना है, आगे जाना है। तो ये चीजें किसकी बताई जाती है, दिशावाचक है। दोनों किसके पार्ट, स्थानवाचक के ही। लेकिन अगर दिशा पूछेगा चारों, आर पार, इस साइड या इस साइड, ऐसे वाला, आमने या सामने भी बोल सकते उसी को, आर या पार, दूर, तो क्या बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं ना कि दूर है काफी, यहाँ है, वहां है, इधर है, उधर है। तो ये आपका स्थिति में आएगा, ठीक है।
इसमें दोनों में अंतर याद रखना है कि दोनों में अगर ये शब्द आएंगे तो हमारे स्थिति दिशा में आएंगे, और ये वाले शब्द जो लिखे ये हमारे किसमें आएंगे, आपके स्थिति या आपके स्थानवाचक में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो उदाहरण लिख लेते हैं। हाँ खड़ी है, दिख रही है, लिखो शिवम दाएं खड़ा है। ये वाक्य लिख गए तीनों। देखो इसमें क्या लिखा हो, पहला वाक्य पढ़िए क्या लिखा है, शिवम दाएं खड़ा है। अब इस वाक्य में अगर हम पूछे शिवम कैसा शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा, ये कौन सी है आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद ये हो गया संज्ञा शब्द, इसके बाद शिवम खड़ा है, इसके शिवम के बारे में बताया जा रहा है। अब इसमें ये जो शब्द लगा है ये क्या है आपका, दिशा। इसमें स्थानवाचक है कि कालवाचक है, स्थान का बोध करा रहा है, और स्थान में पूछेगा दिशावाचक है कि आपका स्थिति। वैसे आपका दिशा और स्थिति दोनों नहीं पूछेगा, सिर्फ डायरेक्ट पूछेगा कौन सा है, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक या परिमाणवाचक। तो ये कौन सा है आपका, स्थानवाचक। किसी स्थान का बोध करा रहा ना, कहाँ खड़ा है, दाएं खड़ा है। तो ये दाएं बाएं ये किसमें आते हैं, आपके दिशावाचक, और दिशावाचक किसका पार्ट है, आपका स्थानवाचक। दूसरा वाक्य लिखा है चोर वहां दीवार के पास खड़ा है। अब इसमें कौन सा शब्द है ऐसा जो आपका एक क्रिया विशेषण अवयव है और उसमें आपके स्थानवाचक का भी। तो इसमें क्या क्या कौन सा शब्द लिखा है, वहां शब्द। वहां शब्द जो लिखा है तो ये आपका किसी भी वाक्य में बनाओगे, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, हर जगह यही तो लिखा रहेगा, वहां ही लिखा रहेगा। तो जो शब्द हमारा चेंज भी नहीं हो सकता, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। और दूसरा ये यहाँ वहां दाएं बाएं किसके भेद हैं, आपके स्थानवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तीसरा लिखा है परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है। सर्वत्र का मतलब क्या होता है, सभी जगह। तो सभी जगह भी किसका बोध करा रहा है, एक स्थान का बोध करा रहा है, और स्थानवाचक में भी किसका करा रहा है, स्थिति का करा रहा है। तो यहाँ पर भी ये वाला शब्द आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। और क्रिया विशेषण में कौन सा पार्ट है आपका, स्थानवाचक। ठीक है, तो ये याद रहेगा, इनको, ये शब्दों को याद रखना है कि ये शब्द अगर आते हैं कहीं पर भी तो ये हमारे कौन से कहलाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, अवयव। अवयव कैसा शब्द है, एक अविकारी शब्द है जिसको किसी भी प्रकार से क्या नहीं, कि परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अवयव को आपके जो है आपका अवयव को कितने भेद किए गए हैं, 4 किए गए हैं। कौन कौन सा, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक। इसके बाद हमने क्रिया विशेषण को बांटा कि 3 भागों में, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार। रूप के आधार पर कितने हैं, 3 है, प्रयोग के आधार पर 3 है, अर्थ के आधार पर 4 है। अर्थ के आधार पर का पहला भेद हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा, स्थानवाचक। उस स्थानवाचक क्रिया विशेषण को 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्थितिवाचक और दिशावाचक। इस स्थिति और दिशा में ये जो शब्द आएंगे, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ये सारे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, कल यहाँ तक पूरा रिवाइज करके आना है, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। दूसरा कौन सा है, कालवाचक आपका। ठीक है, चलो ठीक है।